जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हमने एससीएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो सेक्शन बी है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको हम क्यूटी बोलते हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और हम जो स्टार्ट करेंगे उसको मैंने लास्ट वाली क्लास में भी ये बताया था कि उसको हम अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उसे उन चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। तो आज वाली क्लास में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, वैसे तो मैंने नोट्स वगैरह यहाँ पर नोट्स में सब कुछ डाल रखा है और इसमें यहाँ पर हमने डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह के बारे में बात कर रखी है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। ये नोट्स है ना, तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारे जो वीडियोस जहां पर डाली जाएगी उसके साथ में तुम्हें एक लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वहां पर ये सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें डिमांड फोरकास्टिंग, तो ये हमारे डिमांड फोरकास्टिंग के नोट्स है। उसके बाद हम जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे उसके भी नोट्स साथ में ही रहेंगे, वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज वाली क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा, डिमांड फोरकास्टिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डिमांड का मतलब हो गया कस्टमर की रिक्वायरमेंट, और ऐसी रिक्वायरमेंट जिसके लिए कस्टमर पे भी करना चाहता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होने का मतलब, मान लो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक बीएमडब्ल्यू की कार परचेज करनी है, लेकिन उसको पे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो मेरी डिमांड नहीं बोली जाएगी। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यूएस जाकर वहां पर 1 महीना 2 महीना घूम कर आना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है जो मैं पे कर सकूं, तो वो मेरी डिमांड नहीं बोली जाएगी। तो डिमांड वही होती है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी हो और साथ में कस्टमर उसके लिए पे भी करना चाहता हो, तभी उसको डिमांड बोला जाएगा। और दूसरा हो गया फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब हो गया सिंपल वर्ड्स में फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना। ठीक है, तो यहां पर डिमांड फोरकास्टिंग अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो डिमांड फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस डिमांड फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और हम जो भी फोरकास्ट करने वाले हैं वो सारा का सारा पास्ट डेटा के बेस पर, प्रीवियस डेटा के बेस पर फोरकास्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर हमारी कंपनी 10,000 यूनिट्स हर महीने सेल कर रही है लास्ट ईयर, तो इस साल हम सोचकर चलेंगे कि ठीक है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो हमारी कंपनी 12-13 हजार यूनिट सेल करना स्टार्ट करेगी हर महीने। मान लो इस साल हमने हर महीने 10,000 यूनिट सेल किए, हमें ये एक्सपेक्टेशन तो है कि आगे आने वाले पीरियड में डिमांड बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी 12-13,000 यूनिट्स की डिमांड आने वाली है, तो उतना ही हम वहां पर प्रोडक्शन भी करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मार्केटिंग का बजट डिसाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेंट्री को मैनेज किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो काम करने वाले वर्कर्स है, हमारी मशीन्स की कैपेसिटी है, उनको मैनेज एंड कंट्रोल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रॉ मटेरियल की डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की डिमांड को फोरकास्ट करने के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें और भी करते हैं। जैसे कि देखो, हम अपने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया, अब हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है ना, उसको हम प्लान करेंगे कि कितने हम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें सप्लायर्स को बताना पड़ेगा। उसके अलावा हम हमारी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था। जितने भी लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको हम प्लान कर सकते हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बनने वाली है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ज्यादा लोग हायर नहीं करने हैं तो तुम्हें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो भी वर्कर्स तुम्हारे वहां पर काम कर रहे हैं उनसे तुम्हें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फंड को, अपने बजट को, अपने प्रॉफिट प्लान्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डिमांड फोरकास्टिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव जहां पर हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते। क्वालिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि हमारी जो फोरकास्टिंग है वो सिंपल ऑब्जर्वेशंस के बेस पर की जाती है, वहां पर कोई भी स्पेसिफिक टाइप की कैलकुलेशन नहीं होती है। और दूसरा है अपना क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हमें यहां पर कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ती है। क्वालिटेटिव में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, जबकि क्वांटिटेटिव में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो क्वालिटेटिव जहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ऑब्जर्वेशन के थ्रू फोरकास्ट किया जाता है, और क्वांटिटेटिव जहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहां पर करते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव में भी अलग अलग टाइप यहां पर दिए हुए हैं। क्वालिटेटिव में जैसे एक टाइप जो दिया हुआ है उसका नाम है एक्सपर्ट ओपिनियन,
एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब ये हो गया कि हमें पहला यहां पर दिया हुआ है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन का मीनिंग ये हो गया कि मार्केट में जो भी एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमें अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग कि हम 10,000 यूनिट पहले सेल कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12-13,000 यूनिट हम फ्यूचर में सेल करने वाले हैं। अब क्या एक्चुअल में वो फ्यूचर में हमारी 12-13,000 की सेल हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या हमारे कॉम्पिटिटर मार्केट में नए आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? क्या कंपटीशन जो है वो इंटेंस होने वाला है? उसके अलावा क्या रॉ मटेरियल इतना क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हम 12-13,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए? बहुत सारी चीजें वहां पर ऑब्जर्व करनी होती है, तो उनके लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो हमें हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी होती है। ध्यान से सुनो, सिर्फ हम ओपिनियन ले रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। दूसरा है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड भी बेसिकली एक्सपर्ट्स का ही मेथड है। यहां पर क्या किया ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाती है, उनके साथ बातचीत करती है, एक क्वेश्चन आर प्रिपेयर करती है और उन एक्सपर्ट्स को बोला जाता है इन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करो। एक्सपर्ट उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ध्यान से सुनना वापस से, क्वालिटेटिव है तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ ओपिनियंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्सपर्ट जो होते हैं उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्ड करते हैं। उन रिस्पॉन्स को एक इंस्पेक्टर होता है जो उन सबको उन रिस्पॉन्स को चेक करता है और उसकी एक समरी बनाता है, और समरी बनाकर एक्सपर्ट्स को दी जाती है। और एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि आप लोगों ने जो बातचीत की है या आप लोगों ने जो ये बोला है, क्या ये सही है जो मैंने यहां पर लिखा है या जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, क्या वो सही है या नहीं? अगर एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि जो भी उन्होंने मेंशन किया है या जो भी इंस्पेक्टर ने मेंशन किया है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसके बाद उसी को फॉलो अप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेल्फी मेथड है। और एक तीसरा तरीका है कि हम मार्केट में सर्वे करेंगे। हम हमारा प्रोडक्ट मार्केट में उठाकर लेकर जाएंगे, कस्टमर से बातचीत करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे कि क्या उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, मार्केट सर्वे। तो तीनों ही मेथड्स ऐसे हैं जहां पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करें। इसके अलावा जो हमारे कोर्स में मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसमें पहला है रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटर के अंदर हम लोगों ने केवल 2 वेरिएबल्स वाला रिग्रेशन पढ़ा हुआ है। फाइनल में 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, दो तरह का रिग्रेशन एनालिसिस यहां पर दिया हुआ है। मूविंग एवरेज, इंटर में हमने बेसिक मूविंग एवरेज पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर मूविंग एवरेज के अलावा वेटेड मूविंग एवरेज भी आना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पार्ट होता है कि हमें आज की डेटा को प्रेडिक्ट करके फ्यूचर को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बहुत पुराना डेटा हम पढ़ेंगे स्मूथिंग के अंदर। जब मैं स्मूथिंग के अंदर पढ़ाऊंगा तो मैं उसकी डिटेल बता दूंगा कि क्या होता है यहां पर, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं, या छोटा सा एक स्टेटमेंट सुन लो कि हम है ना बहुत ज्यादा पुराने डेटा को बेस नहीं ले सकते। मान लो कि आज की फोरकास्टिंग के लिए मैं 1970s का या 1980s का डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा और ना ही उसके बेस पर मैं कोई डिसीजन लूंगा। अगर मेरे को आज की कोई फोरकास्टिंग करनी है तो मेरे को रीसेंट पास्ट देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी चल रहा है 2026 या 2027, तो मुझे रीसेंट पास्ट देखना पड़ेगा कि 2025 में क्या हुआ है, 2024 में क्या हुआ है, 2023 में क्या हुआ है। मैं नहीं चला जाऊंगा कि 2001 में क्या हुआ है, 2005 में क्या हुआ है। हो सकता है कि 2001 में 2005 में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो, लेकिन अब वो मेरे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो मैं उसको वेटेज कम दूंगा। 2001, 2002, 2005 मैं ज्यादा वेटेज दूंगा 2022, 23, 24, 25, 26 को, 27 को, इनको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। तो इसी वेटेज की टेक्निक को बोला जाता है कि पुराने डेटा को कम वेटेज देना, नए वाले डेटा को ज्यादा वेटेज देना, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। और सीजनल फ्लक्चुएशन, ये तुमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के सीजन होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है, तो कब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट का या सर्विसेज का बूम चल रहा है, कब रिसेशन चल रहा है, कब डिप्रेशन चल रहा है, कब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की रिकवरी आने वाली है या हुई है, हमें इसका पता लगाना होगा, तो फ्लक्चुएशन से पता लगेगा। सो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग हमारी हेल्प करता है फ्यूचर में आने वाले हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करने में, प्रिडिक्ट करने में। अब पहला टॉपिक जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस डिमांड फोरकास्टिंग का एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। हमने ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है रिग्रेशन एनालिसिस।
ठीक है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कोरिलेशन के साथ में पढ़ी जाती है। यहां पर क्या वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज करने वाले हैं, इनके बारे में हम यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस को। तो स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें कोरिलेशन को समझना पड़ेगा। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है इसको समझने के लिए पहले हम कोरिलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने जब ये पढ़ा होगा रिग्रेशन, तो रिग्रेशन अकेला नहीं चलता है, कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों एक साथ चलते हैं कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुना। मान लो जैसे कोरिलेशन की हम बात करें, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, जिसकी वैल्यू होती है +1 से -1 के बीच में। इस +1 और -1 के बीच में वैल्यू होने की वजह से कोरिलेशन दो टाइप का हो जाता है। एक टाइप बोली जाती है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक टाइप बोली जाती है नेगेटिव कोरिलेशन। ये तुम लोगों को नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये काम में नहीं आने वाला है। लेकिन मेरे को रिग्रेशन समझाने के लिए कोरिलेशन का एक बार तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा यहां पर। तो हम कोरिलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है अपना पॉजिटिव कोरिलेशन और एक है अपना नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जो हम फाउंडेशन में पढ़कर आए हुए हैं या जो तुम लोगों ने बीकॉम की क्लासेस में पढ़ा होगा। मान लो हमारे पास में दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई। अगर वेरिएबल एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसके कारण वेरिएबल वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, या फिर वेरिएबल एक्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, इस कारण से वेरिएबल वाई की वैल्यू भी अगर डिक्रीज हो रही है ना, तो ऐसा रिलेशन बोला जाएगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एग्जाम्पल दे देता हूं मैं इसका, जैसे कि एक एग्जाम्पल सुन लो। मान लो कि अभी हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एसी की सेल, एयर कंडीशनर की सेल भी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर कंडीशनर की सेल भी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर के बीच में किस तरह का रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर का एग्जांपल दूं और मैं बोलूं कि टेम्परेचर एंड सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको हम बोलते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेफ्रिजरेटर की सेल्स भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेफ्रिजरेटर की सेल्स भी डिक्रीज होगी। तो ऐसा कोरिलेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। और भी तुम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और अगर मेरी इनकम डिक्रीज होगी तो मेरा कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है उसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सेम डायरेक्शन वाले को अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव बोलेंगे। ऐसा कोरिलेशन जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो और y की वैल्यू डिक्रीज हो, या वाइस वर्सा, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसा कोरिलेशन बोला जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि प्राइस और डिमांड के बीच में होता है कि अगर किसी गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक्सेप्शंस को छोड़ दो, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है ना वो डिक्रीज होने वाली है।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, मान लो अगर किसी टी शर्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है या गारमेंट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो जो लोग है ना महीने में 2 टी शर्ट परचेज किया करते थे या 6 महीने में 5 टी शर्ट्स परचेज किया करते थे, वो 4 या फिर 3 टी शर्ट्स ही परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, या फिर अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा कोरिलेशन बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे कि टेम्परेचर का भी एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सेल ऑफ हीटर्स डिक्रीज होने वाला है, या अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर कम होगा यहां पर हमारे, तो हमारे यहां पर हीटर्स की सेल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा कोरिलेशन बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, जहां पर दोनों ही वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। अब इसी एग्जांपल को मैं तुम्हें रिग्रेशन से कनेक्ट करवाता हूं। तो रिग्रेशन में पहुंचने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास है ना लास्ट 5 इयर्स का डेटा अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेल का, लास्ट 5 इयर्स का डेटा अवेलेबल है, और लास्ट 5 इयर्स का डेटा कुछ इस तरह से है। अब अगर तुम इस डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें डेटा ऑब्जर्व करने के बाद में पता लगेगा जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज होती जा रही है। इस रिलेशन को बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि 2027 में, क्या तुम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या कि 2027 में हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है? तो तुम पास्ट रिकॉर्ड को देखकर यह बोलोगे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होने वाली है। दैट इज कोरिलेशन। हमारे प्रोडक्ट की सेल 2027 में इंक्रीज होने वाली है, इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। लेकिन इंक्रीज होके कितना हो जाएगी? 310 हो जाएगी, 320 हो जाएगी, 360 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, क्योंकि 300 से ऊपर ही आने वाली है सेल। अब 300 से ऊपर तो 301 भी होता है, 300 से ऊपर 500 भी होता है। तो ये तो हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल इंक्रीज होने वाली है, यानी हमें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज है। दैट इज कोरिलेशन। लेकिन इंक्रीज होके कितना हो सकती है? 320 हो सकती है, 370 हो सकती है, 400 हो सकती है, 500 हो सकती है। ये अगर हमें पता लगाना है तो इसका पता लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिग्रेशन एनालिसिस की। तो कोरिलेशन एनालिसिस हमें केवल डायरेक्शन के बारे में नॉलेज देता है, लेकिन उस डायरेक्शन से हम कहां पर पहुंचने वाले हैं फ्यूचर में, वो हमें बताने वाला है रिग्रेशन। कोरिलेशन सिर्फ ये बताएगा कि सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होके किस लेवल पर फ्यूचर में पहुंच सकती है। 400 के लेवल पर पहुंच सकती है, 450 के लेवल पर पहुंच सकती है, 500 के लेवल पर पहुंच सकती है। इसका जो प्रिडिक्शन करेगा ना, इसका प्रिडिक्शन करेगा रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन केवल डायरेक्शन के बारे में नॉलेज देता है, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस बताता है कि उस डायरेक्शन को यूज करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसका पता लगाने में हमारी हेल्प करेगा रिग्रेशन। इसीलिए कोरिलेशन रिग्रेशन को एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि कोरिलेशन से हमें केवल डायरेक्शन का सेंस मिलता है, लेकिन रिग्रेशन हमें उस डायरेक्शन के सेंस को यूज करने के बाद एक पर्टिकुलर, ऐसा मान लो, डेस्टिनेशन तक ले जाने का ट्राई करता है। तो इसीलिए कोरिलेशन रिग्रेशन तुम लोगों ने फाउंडेशन में, तुम लोगों ने बीकॉम में एक साथ पढ़ा होगा। अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट, और रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें उससे पहले मेरे को यहां पर थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा।
ठीक है। हमारे कोर्स में जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो दो टाइप का रिग्रेशन एनालिसिस है। एक रिग्रेशन एनालिसिस है वो है दो वेरिएबल्स के लिए, फॉर टू वेरिएबल्स। और फॉर टू वेरिएबल्स जब हम रिग्रेशन एनालिसिस सॉल्व करने वाले हैं ना, तो हम यहां पर दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड को, और एक हम डिस्कशन करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में। दूसरा जो रिग्रेशन एनालिसिस हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो तीन वेरिएबल्स के लिए पढ़ने वाले हैं। तो तीन वेरिएबल्स का जो हम क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, तीन वेरिएबल के लिए जो हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक ही मेथड से, जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो पहले हम दो वेरिएबल्स वाला रिग्रेशन एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। एक बार जब दो वेरिएबल वाला रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम तीन वेरिएबल्स वाला रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से, दो वेरिएबल्स के लिए। और दो वेरिएबल्स के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करें फॉर टू वेरिएबल्स। और यहां पर हम इस मेथड को पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन से। कार्ल पियर्सन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्ल पियर्सन जो हमारे कोर्स में मेथड है ना, वो केवल एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम में आता है। उसके अलावा जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ने वाले हैं। तो हम यहां पर जो फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, उस मेथड का नाम है कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन्स मेथड। तुम लोगों ने ये फाउंडेशन में भी पढ़ा है, तुम लोगों ने ये बीकॉम की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कार्ल पियर्सन। अच्छा, अब कार्ल पियर्सन किस बारे में बात करता है, ये मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, या फिर रिग्रेशन एनालिसिस ही किस बारे में बात करता है। स्पेसिफिकली कार्ल पियर्सन का कोई इससे लेना देना नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस सॉल्व करते टाइम कोई एक वैल्यू आंसर में नहीं आती है। जैसे हमने मीन मीडियन सॉल्व किया होगा, तो मीन का एक कोई नंबर आया होगा आंसर में। जैसे 1 2 3 का मैं बोलूंगा कि 1 2 3 का मीन कितना है, तो हम आंसर करते हैं 1 2 3 का मीन है 2। मैं बोलता हूं 1 2 3 का मीडियन कितना है, तो 1 2 3 का मीडियन है 2। इसी तरह से हम 1 2 3 के लिए मोड भी निकाल सकते हैं, हम 1 2 3 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना, तो बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते टाइम कोई ना कोई एक वैल्यू के फॉर्म में आंसर आता है। लेकिन जब हम रिग्रेशन एनालिसिस सॉल्व करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस सॉल्व करते टाइम कोई वैल्यू के फॉर्म में आंसर नहीं आता है। रिग्रेशन एनालिसिस सॉल्व करते टाइम जो आंसर आता है, वो आंसर आता है इक्वेशन के फॉर्म में, जिसमें से एक इक्वेशन को बोला जाता है एक्स ऑन वाई, अगर दो वेरिएबल्स का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और एक इक्वेशन को बोला जाता है वाई ऑन एक्स। तो एक इक्वेशन को यहां पर बोला जाता है एक्स ऑन वाई, एक इक्वेशन बोली जाती है यहां पर एक्स ऑन वाई, और एक इक्वेशन को यहां पर बोला जाता है y ऑन x। अब ये x ऑन y, y ऑन x का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझा देता हूं। x ऑन y का मतलब होता है वेरिएबल x इज डिपेंडेंट ऑन y।
डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल y, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है x ऑन y। x ऑन y का मतलब हो गया कि वेरिएबल x इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल y, इसलिए यहां पर इसको पढ़ा जाता है x ऑन y। अब x इज डिपेंडेंट ऑन है ना, तो x हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि x ऑन y में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x ऑन y के अंदर x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। जैसे कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज हो जाएगी, तो टेम्परेचर वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आइसक्रीम की सेल वहां पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आइसक्रीम की सेल तभी इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका उल्टा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आइसक्रीम की सेल इंक्रीज हो रही है इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा गलत ही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण आइसक्रीम की सेल इंक्रीज हो रही है। तो आइसक्रीम की सेल डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो आइसक्रीम की सेल को क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम गोज फॉर y ऑन x, तो y ऑन x में इसको लिखा जाता है y इज डिपेंडेंट ऑन x। x ऑन y में लिखा जाता है x इज डिपेंडेंट ऑन y, और y ऑन x में लिखा जाता है y इज डिपेंडेंट ऑन x। अच्छा, y इज डिपेंडेंट ऑन x का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो y है वो हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा और हमारा जो x है वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि x ऑन y में कौन डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, और y ऑन x में कौन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है एंड x इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर x ऑन y, y ऑन x के लिए इक्वेशंस फॉर्म की जाती है। x ऑन y, y ऑन x के लिए इक्वेशंस फॉर्म की जाती है। वो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म की जाती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं तुम लोगों को। x ऑन y की जो इक्वेशंस लिखी जाती है उन इक्वेशंस को लिखा जाता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है, जहां पर x और y तो वेरिएबल है, मैं भी लिखवाऊंगा। x बार और y बार हमारे मीन हो गए, एवरेज हो गए, और bxy जो है ना उसको बोला जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और bxy की वैल्यू अलग से फाइंड आउट की जाती है। तो bxy की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करने का एक इक्वेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तुम लोगों ने कार्ल पियर्सन में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला चलता है बी एक्स वाई की कैलकुलेशन करने के लिए। और अगर मैं y ऑन x की इक्वेशन को फॉर्म करूं तो y ऑन x की इक्वेशन चलती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, जहां पर x एंड y तो वेरिएबल्स है, x बार y बार एवरेज है, और बी वाई एक्स
इसके लिए फॉर्मूला चलता है, सेम ही फॉर्मूला चलता है, बस चेंज क्या हो जाता है, नीचे यहां पर तुम देखना डिनोमिनेटर में यहां पर हमने y यूज किया है, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में x यूज होगा, तो यहां पर यूज होगा n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई। न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम ही रहता है, माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। वैसे इसको सिग्मा नहीं बोला जाता है, लेकिन ठीक है, इंडिया में इसको लोग सिग्मा ही बोलते हैं, तो मैं इसलिए सिग्मा ही बोल रहा हूं। उसके बाद हो जाएगा n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला चलता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए बी एक्स वाई बी वाई एक्स को सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला भी चलता है। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला चलता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो एक बार तुम लोग वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ नोट डाउन कर लेना। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और यहां पर ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये सारा तुम नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। जैसे इस इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जो x बार एंड y बार यूज किया हुआ है, तो x बार एंड y बार हमारे लिए मीन का काम करता है, एवरेज का काम करता है, अरिथमेटिक मीन। x बार y बार हमारे लिए अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज का काम करता है। उसके अलावा dx का मतलब होता है डेविएशन ऑफ x। तो डेविएशन ऑफ x निकालने का तरीका होता है x माइनस अज्यूम्ड मीन, और dy होता है डेविएशन ऑफ y, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है y माइनस अज्यूम्ड मीन। तो ये dx dy हो गया। bxy और byx दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोले जाते हैं, लेकिन bxy जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है ना, वो x ऑन y का होता है, x ऑन y का, और by जो होता है वो y ऑन x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। ये हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं x ऑन y एंड y ऑन x के। ध्यान से सुनना, कभी कभी bxy और byx को सिर्फ b लिख दिया जाता है। जैसे कई बार ऐसे एमसीक्यू में मान लो एक क्वेश्चन डाल दे कि x ऑन y के लिए b है, मान लो ऐसा बोल दे कि x ऑन y का b है, मान लो 2.3 बोल दे, तो वो b का मतलब वो बात कर रहा है bxy के बारे में, क्योंकि वो x ऑन y के b के लिए बोल रहा है, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए बोल रहा है। तो इसको कभी कभी b से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन वो उस केस में मेंशन करेगा कि वो b जो वैल्यू है ना, वो किसके लिए, x ऑन y के लिए या y ऑन x के लिए। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ही स्लोप भी बोला जाता है, इसी को ही हम स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक हमने टर्म यहां पे यूज की है r, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। एक हमने यहां पर टर्म यूज की है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड सिग्मा y, तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y। ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है x एंड y के लिए। ठीक है। अच्छा, ये हमारा फॉर्मुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी हमने कार्ल पियर्सन मेथड को यूज करके इक्वेशन बना ली। उस इक्वेशन में हम कैसे कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे bxy के, हमने वो भी बता दिया, और उनके मीनिंग क्या है हमने ये भी यहां पर डिस्कस कर लिया है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए एमसीक्यू के फॉर्म में, वो भी मैं एक बार तुम्हें यहां पर समझा देता हूं। तो पॉइंट्स ये है कि जब भी
थोड़ा सा स्पेस और इंसर्ट करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स ये है, ध्यान से सुनना। दो रिग्रेशन लाइन हो गई, एक हो गई एक्स ऑन वाई, एक हो गई वाई ऑन एक्स, जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना, ये लीनियर टाइप की रिग्रेशन इक्वेशन होती है। और इस लीनियर इक्वेशन को यूज करने के लिए ये जो हम यहां पर रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं ना, ये वाली जो दो रिग्रेशन इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशंस टाइप की है। ये लीनियर इक्वेशंस है। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इन लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर जब प्लॉट किया जाता है, तुम लोगों ने भी ये पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर प्लॉट करने पर जो ग्राफ पर हमें कर्व मिलता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। अब अगर हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव है और हम दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करें, अगर हमारा कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है और हम दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करें, तो ग्राफ पर प्लॉट करने पर वो इक्वेशंस कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जाती हुई। तो ऐसी केस में कोरिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ग्राफ पर ऐसे नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे तो ऐसे केस में कोरिलेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। ये काम की चीज नहीं है, लेकिन काम की चीज क्या है वो ध्यान से सुनना, कि जब हम दोनों रिग्रेशन लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, दोनों रिग्रेशन लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, मान लो एक रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई, मान लो ये हमारी है एक्स ऑन वाई, और ये हमारी रिग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स। हमने इनको ग्राफ पर प्लॉट किया, तो ये रिग्रेशन लाइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करेगी। उस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू हमारी यहां पर जहां पर इंटरसेक्ट की है, मैं इसको एक बार ऐसा करता हूं, ब्रोकन एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस रिग्रेशन लाइन ने जहां पर इंटरसेक्ट किया है, वहां से हम मीन यानी एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर हमने इनको इंटरसेक्ट किया है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को, अभी मैंने बोलना स्टार्ट किया और मेरे फोन ने सुनना स्टार्ट कर दिया, उसने मेरे को आंसर देना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं कैसे। तो जहां पर हमने दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट किया और दोनों रिग्रेशन इक्वेशन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गई है, उस पॉइंट से हम एक्स बार और वाई बार की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी दोनों रिग्रेशन इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से हम मीन यानी एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यह पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी पॉइंट सुनो, कोरिलेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो अगर कोरिलेशन की वैल्यू, कोरिलेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी पॉजिटिव होंगे। यानी आर अगर पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, और आर अगर नेगेटिव है तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी नेगेटिव होंगे। यानी दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। समझाने के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कौन सी वैल्यू जनरेट होती है, वहां पर एवरेज जनरेट होता है, मीन जनरेट होता है। दूसरा पॉइंट, कोरिलेशन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स always carry
सेम साइंस। अगर को रिलेशन पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो को रिलेशन भी नेगेटिव होगा एंड बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा। तीनों पर ही सेम साइन कैरी करते हैं, तीनों पर ही सेम साइन कैरी किए जाते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट सुनो, अगर हम बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर दे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बोला जाएगा कोरिलेशन। मैं तुम्हें फॉर्मुलेशन समझाता हूं। बी एक्स वाई का फॉर्मूला यही होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो मैं स्टैंडर्ड वाई से स्टैंडर्ड वाई कैंसिल कर देता हूं, स्टैंडर्ड एक्स से स्टैंडर्ड एक्स कैंसिल कर देता हूं, रिमेनिंग क्या बचेगा आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का जब मैं रूट करूंगा तो कोरिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम बी एक्स वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसका रूट कैलकुलेट करें तो हमारे सामने जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी कोरिलेशन की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ से समझाना पड़ेगा। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के अंदर को इंसाइड करे यानी एक साथ ही चले, मान लो हमारी एक रिग्रेशन लाइन है ये है एक्स ऑन वाई और ये ही हमारी रिग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स। मैंने दो लाइंस ड्रॉ किया और दोनों लाइन इसको बोला जाता है को इंसाइड। ठीक है, यही हमारी एक्स ऑन वाई की लाइन है और इसी लाइन पर हमारा वाई ऑन एक्स भी आ रहा है। इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है को इंसाइड। कि हमारी जो लाइन एक्स ऑन वाई के लिए बन रही है वही लाइन हमारी वाई ऑन एक्स के लिए भी बन रही है। उस केस में परफेक्ट कोरिलेशन होता है। अब परफेक्ट कोरिलेशन दो तरह का होता है, या तो +1 या -1। देखो लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, कर्व नीचे की तरफ बन रहा है, तो इस केस में कोरिलेशन, पहली बात तो यहां पर जो कोरिलेशन होगा ना वो परफेक्ट होगा। लेकिन इस केस में कोरिलेशन क्या है, यहां पर कोरिलेशन की वैल्यू आएगी -1। लेकिन अगर यही लाइन हमारी ऊपर की तरफ बन रही होती कुछ इस तरह से, ये हमारा है एक्स ऑन वाई और ये ही हमारा है वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये ही लाइन पर हमारा है वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई भी यहीं पर है और वाई ऑन एक्स भी यहीं पर है। तो इस केस में कोरिलेशन परफेक्ट होता विच इज +1। तो एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू ये पूछ सकते हैं कि जब दोनों रिग्रेशन लाइन को इंसाइड हो जाए तो जो रिजल्ट आने वाला है कोरिलेशन का वो कैसा आने वाला है। अब आंसर क्या होगा, रिजल्ट आने वाला है या तो +-1 या फिर हम उसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और सुन लो। अगर दो रिग्रेशन लाइन, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती है, अगर दो रिग्रेशन लाइंस, मान लो ये है y ऑन x और ये है x ऑन y, ये है x ऑन y और ये है y ऑन x। दो रिग्रेशन लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पर कट करती है तो जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है, तो अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा जो कोरिलेशन यहां पर आने वाला है ना वो 0 आने वाला है।
यहां पर हमारा जो को रिलेशन होने वाला है वो 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। यहां से एमसीक्यू कभी कभी आ जाते हैं और एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये भी तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड मेथड। पहले हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया यहां पे कार्ल पियर्सन, अभी हम यहां पर हमारा सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमारा जो सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन वाला मेथड मोस्टली एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है। अच्छा, रीजन वही है स्ट्रेट लाइन मेथड के पीछे जो मैंने अभी तुम्हें कार्ल पियर्सन में बताया कि हम जब इक्वेशन बनाते हैं रिग्रेशन में, तो रिग्रेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं वो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि रिग्रेशन केवल लीनियर होता है, रिग्रेशन नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो केवल लीनियर इक्वेशन ही पढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की वजह से जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन आती है, उस स्ट्रेट लाइन की वजह से इस मेथड को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है तुम्हें ये बोले कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, तब भी तुम्हें यही मेथड यूज करना है। और इसी स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसी स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इस वजह से, इस कारण से इस मेथड के कई अलग अलग नाम हो जाते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड हो जाता है और स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड हो जाता है। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर। अगर मैं यहां पर सर्च करूं लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड नहीं, वैसे यहां पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक बार सिंपल लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं अगर तुम्हें लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इमेज दिखाऊं तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इमेज तुम देखना सारी की सारी स्ट्रेट लाइन ही बनी हुई है। यहां पर भी तुम देखना ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इमेज है और ये स्ट्रेट लाइन ही बनी हुई है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो उस स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम एक और हो जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड। अच्छा, लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी जैसे हमने कार्ल पियर्सन में पढ़ा था एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, उसी तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी हमारी दो इक्वेशंस चलने वाली है। एक इक्वेशन चलने वाली है एक्स ऑन वाई और एक इक्वेशन यहां पर चलने वाली है वाई ऑन एक्स। तो एक इक्वेशन यहां पर होने वाली है एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का मतलब हो गया एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, और एक इक्वेशन होने वाली है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का मतलब हो गया वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। अब जैसे कार्ल पियर्सन में एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, कुछ इस तरह की इक्वेशन चलती थी। यहां पर इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट तरह की होती है। यहां पर जो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन चलती है वो इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और वाई ऑन एक्स की जो इक्वेशन चलती है वो इक्वेशन चलती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये x ऑन y, y ऑन x की इक्वेशन चलती है।
इन दोनों ही केस में देखो एक्स और वाई तो हमारे वेरिएबल्स हो गए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे, और हम यहां पर दो नए वेरिएबल पढ़ रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल तो है ए और एक वेरिएबल है बी। ए का मतलब होता है इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होता है? मान लो हमने एक ग्राफ पर एक कर्व प्लॉट किया, ये कर्व जहां से स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेप्ट, सिंपल वर्ड्स में। और बी जो हमने कार्ल पियर्सन मेथड में पढ़ा है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, वही बी है जिसका मतलब होता है स्लोप, और हम इसको कभी कभी चेंज भी बोलते हैं, स्लोप या फिर चेंज। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ए और बी यानी इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू निकालनी होती है। तो ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर। अब वो दो इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है तुम यहां पे थोड़ा सा समझना, अगर तुम्हें फॉर्मुलेशन समझ में आ जाता है, क्योंकि वैसे उनका फॉर्मुलेशन तो मुझे समझाना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें टेक्निकली समझाऊं तो उसे ग्राफ से समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं ग्राफ पर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो फॉर्मुलेशन फिर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा। अब फॉर्मुलेशन में समझा रहा हूं कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है, या तो तुम उसको याद रख लो, और अगर याद नहीं रख पाते हो तो तुम्हें उस इक्वेशन के फॉर्मुलेशन को रटना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दो इक्वेशन कैसे बनेगी? मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, और इस इक्वेशन को मैं इस तरह से यूज करूंगा कि मैं एक्स और वाई से पहले समेशन का साइन लगा दूंगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए। मैंने यहां पर ए के पहले एन लिखा है क्योंकि ए के आगे एक्स और वाई कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं वहां पर समेशन का साइन नहीं लगा सकता हूं। तो मैंने यहां पर एक एन यूज किया है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। प्लस मैं y से पहले भी सिग्मा लगा देता हूं, तो b समेशन y b सिग्मा y। तो मैंने इस इक्वेशन को यूज करके ये वाली इक्वेशन फॉर्मुलेट की है। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करके नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्मुलेट करूंगा जहां पर एक मैं नया वेरिएबल यूज करूंगा y। मतलब क्या है इसका कि भाई मैं सिग्मा x तो एज इट इज लिखूंगा, उसके साथ में y लिख दूंगा। मैं सिग्मा y तो एज इट इज लिखूंगा, लेकिन y लिखने की वजह से वहां पर y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक y तो ऑलरेडी था यहां पर, और मैं एक और y इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो वहां पर y हो जाएगा, और यहां पर n हट जाएगा और a के साथ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम y इंट्रोड्यूस होगा तो a सिग्मा y, ये इक्वेशन फॉर्म होगी यहां पर। तो दोबारा से समझा देता हूं मैं, इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या होता है। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, एक्स के पहले सिग्मा, वाई के पहले सिग्मा और ए से पहले एन, और सिग्मा एक्स वाई, एक्स के साथ में वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई। यहां पर कुछ भी नहीं था तो पहली बार सिग्मा वाई आया है, प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है यहां पर। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इन दो इक्वेशंस को यूज करके। तो जैसे हमने यहां पर इक्वेशन बनाई है, ऐसी ही कुछ इक्वेशन बनती है y ऑन x के लिए। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? तो y के साथ आ जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा y इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा n, तो n a, और x के साथ आ जाएगा सिग्मा, तो b सिग्मा x। अब यहां पर y ऑलरेडी है तो नया वेरिएबल आएगा यहां पर x, तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस फॉर्म होती है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन एक्स ऑन वाई के लिए है और ये दोनों इक्वेशन वाई ऑन एक्स के लिए है। ये दो इक्वेशन यहां पर हम फॉर्मुलेट करते हैं।
अब इन इक्वेशन से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सॉल्व करते टाइम। और तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में कि जब हम किसी भी मेथड को सॉल्व करते हैं, मान लो कि हम मीन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड भी होता है, स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, वो अलग चीज है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि एक अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड भी होता है और शॉर्टकट मेथड भी होता है। और रिग्रेशन जो होता है ना, वो अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड होता है। रिग्रेशन जो होता है वो यहां पर तुम देखोगे तो अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड होता है। इसी कारण से जब हम इन इक्वेशंस को डायरेक्ट यूज करते हैं, तो डायरेक्ट यूज करते टाइम इन इक्वेशन से कैलकुलेशन है ना थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो उस लेंदी कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए, हम यहां पर एक शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम यहां पर एक शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब वो शॉर्टकट मेथड यूज कैसे होता है, फॉर्मुलेशन क्या होती है, उस चीज को यहां पर समझना। अगर मान लो कि हम इनिशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, यहां पर इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम सिग्मा वाई को एलिमिनेट कर दें, यानी वाई का टोटल अगर हम जीरो कर दें, ध्यान से सुनना, अगर वाई का टोटल जीरो होता है, अगर हम सिग्मा वाई को जीरो कर देते हैं, तो हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी इक्वेशन के इस पार्ट को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिग्मा वाई की अगर वैल्यू जीरो हो गई तो वो बी से मल्टीप्लाई होकर स्टिल जीरो ही रहेगा। और अगर हमने सिग्मा वाई को जीरो कर दिया तो इक्वेशन के इस पार्ट को सॉल्व करने का भी कोई मतलब नहीं है फिर। तो हमारे ये दोनों सिग्मा वाई के साथ ए और बी है ना, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, यहां पर ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये दोनों जब एलिमिनेट होंगे तो ये एन अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, और हमारे पास में ए यानी इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। हम ये अल्टीमेटली सॉल्व क्यों कर रहे हैं, ये इक्वेशन सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमारे पास में हम सिग्मा वाई को इन इक्वेशंस में एलिमिनेट कर पाए, तो सिग्मा वाई को एलिमिनेट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो बचेगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए। और अगर मैं n को साइड चेंज करके इधर ले जाऊं तो मेरे पास a का डायरेक्ट ही फॉर्मूला आ जाएगा, एंड दैट इज सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। और अल्टीमेटली हम ये इक्वेशन a और b की वैल्यू तो फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम ये इक्वेशन इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट ही इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बना दिया। और सेम गोज फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा वाई स्क्वायर बचेगा। और बी सिग्मा वाई स्क्वायर में अगर हम सिग्मा वाई स्क्वायर को साइड चेंज करके इधर ले आए तो हमारे पास डायरेक्ट ही स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा, एंड दैट वुड बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, सिग्मा वाई को जीरो कैसे करेंगे, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम सिग्मा वाई को जीरो कैसे करेंगे। सेम अगर हम यहां पर सिग्मा एक्स को जीरो कर दें, वाई एंड एक्स वाली इक्वेशन में हम सिग्मा एक्स को जीरो कर दें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और जब हमारा ये एलिमिनेट होगा तो हमारा रिमेनिंग बचेगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए। एंड जब n अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा तो a का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। एंड सेम जब सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर बचेगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। और जब हम सिग्मा एक्स स्क्वायर को साइड चेंज करके इधर लेकर जाएंगे तो रिमेनिंग बचेगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये सिग्मा एक्स और वाई कैसे एलिमिनेट होंगे, ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब तुम्हें समझाऊंगा। बस एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन यहां पर दे देता हूं कि अगर हमें सिग्मा एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है ना,
तो हमें इनका डेविएशन करना पड़ेगा। अगर हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को एलिमिनेट करना है तो वी नीड टू डेविएट, हमें इसका डेविएशन करना पड़ेगा। We need to find out deviation. We need to find out deviation. अच्छा, अब डेविएशन का मतलब क्या है, ये तुम लोगों को मैं थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाना चाहता हूं। तुम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर, बीकॉम के अंदर ये स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेविएशन उसके एक्चुअल मीन से करते हैं, अगर हम x का डेविएशन उसके एक्चुअल मीन से करते हैं तो डेविएशन का जो टोटल आता है वो हमेशा 0 होता है। तुम लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल का डेविएशन उसके एक्चुअल मीन से किया जाता है तो उस एक्चुअल मीन के डेविएशन का जो टोटल होता है उस टोटल की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो वी नीड टू फाइंड आउट डेविएशन which is based on एक्चुअल मीन। हमें उनको एक्चुअल मीन से डेविएट करना पड़ेगा। जब हम उनको एक्चुअल मीन से डेविएट करेंगे तो डेविएशन होने की वजह से, एक्चुअल मीन से डेविएशन होने की वजह से उनका जो टोटल आने वाला है वो होने वाला है 0। और अगर उनका टोटल 0 हो जाता है तो टोटल के 0 होने के कारण हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर उनका टोटल हमारा 0 हो जाता है तो हमारा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर हमें उन्हें एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट करने के लिए हमें एक्चुअल मीन से डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएंगे तब मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार तुम्हें दोबारा से बता दूंगा। तो चलो अभी हम कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आज वाली क्लास में हमारा ये रिग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मुलेशन है, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो हमारे पास ये जो एमसीक्यू मैंने यहां पर लिए हैं ना, जितने भी एमसीक्यू तुम्हें यहां पर दिखाई देंगे, ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं सारे के सारे एमसीक्यूज। और इसके अलावा अगर कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड आए हुए हैं उनको भी मैंने यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है। एक रिग्रेशन इक्वेशन तो ये रही और एक रिग्रेशन इक्वेशन ये रही। अब अगर तुम पहली रिग्रेशन इक्वेशन को देखोगे तो रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है, y इज इक्वल टू a प्लस bx। अगर तुम फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन को देखोगे तो फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स कौन सी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है y ऑन x की। और दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन को देखोगे तो तुम कुछ इस तरह से लिखी हुई है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। जो रिग्रेशन इक्वेशन इंडिकेट करती है कि ये वाली जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y की। तो 2 एमसीक्यू तो यहीं पर सॉल्व हो गए। अगर तुमसे ऐसा पूछे कि कौन सी इक्वेशन y ऑन x को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी इक्वेशन x ऑन y को रिप्रेजेंट कर रही है तो तुम डायरेक्ट देखकर ये बता दोगे। तो 2 रिग्रेशन वाले क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गए। 2 एमसीक्यू के क्वेश्चन अगर पूछे गए हो तो यहीं पर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है, कौन सी इक्वेशन y ऑन x है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ कि इनके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी कितनी है। अब अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोनों इक्वेशन के अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी कितनी है, तो मुझे सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी वही x बार और y बार की वैल्यू होगी। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सिंपल तरीके से, सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। और हमें यह पता लगाना है कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। जो x की वैल्यू होगी वही x बार होगी और जो y की वैल्यू होगी वही y बार होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन है।
मैं दोनों इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूं या फिर मैं रिप्लेसमेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं तो मैं पहले वाली इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, माइनस, देखो एक्स अपना साइड चेंज करके इधर आएगा, तो माइनस का 0.516 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33.73। अच्छा, यहां पर y अपना साइड चेंज करके इधर आएगा, तो x माइनस 0.512y इज इक्वल टू 32.52। तो मैंने इन इक्वेशंस को सिंपल लीनियर इक्वेशंस की तरह यहां पर लिख लिया है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा यूज। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करूं, या तो मैं दोनों x को इक्वल कर दूं या मैं दोनों y को इक्वल कर दूं। तो मैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, दोनों y को इक्वल कर देता हूं, और दोनों y को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 0.512 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों y को इक्वल करने के लिए। अब अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 0.512 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.516 मल्टीप्लाई बाय 0.512, तो ये आ जाएगा 0.2642, 0.264 कर देता है मैं इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.264x, और y जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 0.512y, और 33.73 का भी हम ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, 33.73 मल्टीप्लाई बाय 0.512, तो ये हो जाएगा अपना 17.270 कर लेते हैं इसको, 17.27। अब हमारे ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इन दोनों इक्वल होने के कारण, अच्छा दोनों पर साइन भी अलग अलग है, तो दोनों पर साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर ये एलिमिनेट हुआ है और हम 1 में से 0.264 को माइनस करें तो रिजल्ट आएगा 0.736 x इज इक्वल टू, इधर हम सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों पर ही प्लस का साइन है ना, तो दोनों ही वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 32.52 प्लस 17.27 49.79। और जब हम ये 0.736 साइड चेंज करके इधर लाकर डिवाइड कर देंगे 0.736, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 67.65। अच्छा, x की दो जगह पर वैल्यू दे रखी है 67.6, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। अब हमारा आंसर कौन सा होने वाला है उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे y की वैल्यू भी यहां पर पता लगानी पड़ेगी, और y की वैल्यू का पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस सेकंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को फिल कर देता हूं। तो x की वैल्यू जब फिल होगी सेकंड वाली इक्वेशन में, x की वैल्यू जब सेकंड वाली इक्वेशन में फिल होगी तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख देता हूं 67.65। ये सेकंड इक्वेशन में इसकी बात कर रहा हूं, इसको बोल रहा हूं मैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है, माइनस 0.512y इज इक्वल टू 32.52। सबसे पहले ये वैल्यू अपना साइड चेंज करके इधर जाएगी और माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32.52 में से माइनस करेंगे 67.65, तो रिजल्ट आएगा 35.13, तो माइनस का 0.512y माइनस का 35.13, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 0.512 से, साइन इग्नोर करना, ठीक है। यह आएगा 68.61। तो हमारी x और y की वैल्यू मैच हो रही है इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया।
जहां पर हमने क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। तो हम लोग पॉज कर लेना वीडियो को, और पॉज करने के बाद में एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। और दूसरा तरीका हमारे पास में है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड थोड़ा सा आसान होता है। कैसे आसान है? हमारी y की इक्वेशन है 0.516x प्लस 33.73। अब मैं यहां पर x की जगह ये वाली इक्वेशन फिल कर देता हूं। इस x को हटाकर उसकी जगह पर मैं ये वाली इक्वेशन फिल कर देता हूं। तो x को हम रिप्लेस कर रहे हैं इस इक्वेशन से। x को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सही बन रहा है? x को हम रिप्लेस कर रहे हैं इस इक्वेशन से। अरे यार, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं इस इक्वेशन से। स्टिल वो तुम लोगों को क्या होता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि मेरा जो पेन है या मेरा हाथ जो है वो उस एरिया को कवर कर लेता है, तो मुझे वो पीछे का दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट टाइप का सा आ जाता है, लेकिन स्टिल चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 0.516 और x की जगह पे मैं लिखूंगा 0.512y प्लस 32.52 प्लस 33.73। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मुझे इसके बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू इसको हटाता हूं, 0.516 को मल्टीप्लाई करें 0.512 से, तो ये हो जाएगा 26.264, 0.264y प्लस मुझे 0.516 को 32.52 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.516 मल्टीप्लाई बाय 32.52, तो ये हो जाएगा अपना 16.78 प्लस 33.73 अपने पास ऑलरेडी है, तो 33.73 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 33.73, तो ये हो जाएगा 50.51। और ये वैल्यू अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगी, तो इस साइड पर हो जाएगा 50.51 और इस साइड पर 1 माइनस 0.264, तो ये हो जाएगा 0.736 y। अब 0.736 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 0.736 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 68.62 आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 68.62, जो ऑलमोस्ट पहले वाली वैल्यू के जितनी है। अब अगर हमें y की वैल्यू यहां पर पता लग गई है, तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल करके और x की वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमें y की वैल्यू पता लग गई है, तो हमारी जो इक्वेशन है या x इज इक्वल टू 0.512y प्लस 32.52, हम यहां पर y की वैल्यू फिल कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.512 इंटू y की जगह पर फिल कर देते हैं 68.6 प्लस 32.52, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.512 मल्टीप्लाई बाय 68.6 प्लस 32.52, 67.64, जो हमारी x की वैल्यू के बराबर है, पुरानी वाली x की वैल्यू के बराबर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन ए ही आंसर आएगा। तो तुम्हारे पास में दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो हम दो तरीके हम पढ़ते हुए आए हैं, एक हमारे पास तरीका है एलिमिनेशन करके वैल्यू फाइंड आउट करें, और एक हमारे पास में जो तरीका है वहां पर हम कैलकुलेशन करें रिप्लेसमेंट मेथड यूज करके। तो एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू का।
अब तुम यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि जो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की है, वही x और y की वैल्यूज हमारी x बार और y बार की वैल्यूज की तरह काम कर रही है, जो हमने यहां पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू।